नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भोपाल टीए का 2017 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के जितने भी पेपर हैं दोस्तों, हमारे पास लगभग आपको मैं बता दूं 25 पेपर रखे हैं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के। तो सारे पेपर जितने भी पेपर हैं ओल्ड पेपर एल ए टीए है ना, एल ए टीए और टीओ के ले लो। अगर एल ए टीए प्लांट असिस्टेंट, ये सारे पेपर का सॉल्यूशन जो कम से कम आपके 25 सेट रखे हैं, 25 पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो आपको जो है 4 से 5 पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल में जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पेपर आप लोग जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग भोपाल टीए का 2017 का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम स्पेशल लाइन अटेंडेंस की क्लास आपको आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों क्लास में क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों ये हमारा कोर्स है, फ्री कोर्स है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है। इसमें आपको जो है एनएसक्यूएफ लेवल 4 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। दोस्तों अभी आईटीआई का मैं आपको बता दूं, आईटीआई का सिलेबस पूछा जाता है और आईटीआई में अभी एनएसक्यूएफ लेवल 4 चल रहा है। दोस्तों लेवल 4 के अनुसार हम कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस आपके लेकर के आए हैं। 75 नंबर का कंप्लीट सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है। लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, सारे पेपरों के लिए दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। कंप्लीट कोर्स जो है फ्री में रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है। कहाँ पे जाकर के देखना है आपको दोस्तों, हमारे अभी तक यूनिट 4 तक के हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरी जो चैनल है जो हमारा, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पर डे 1 नंबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट बुक एनएसक्यूएफ फ्लेवर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमारा जो पेपर है उसको देख लेते हैं। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा पेपर है 2017 का टीए का, आप जो देख सकते हैं टीए का। ठीक है। मध्य क्षेत्र आपका भोपाल का पेपर है। ठीक है। भोपाल टीए का पेपर है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन था देख लीजिएगा, विद्युत चार्ज प्रभार की इकाई पूछा है। विद्युत चार्ज की इकाई पूछा है, एक प्रकार से आपका जो है आवेश जो होते हैं उसकी इकाई पूछा है। तो दोस्तों इसका आवेश का जो है, आवेश काय की इकाई आपको पता है कुलाम। एम्पियर काय की इकाई दोस्तों आपकी जो है एम्पियर, आपको पता है विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है। जूल कार्य की, और वेबर आपका, तो दोस्तों वेबर की अगर हम बात करें तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाट शक्ति के बराबर होती है। दोस्तों एक वाट जो है शक्ति, एक वाट शक्ति किसके बराबर होती है पूछा है। दोस्तों याद रखिएगा, एक वाट जो है ना, एक वाट जो है आपका एक जूल बटे 1 सेकेंड, 1 जूल बटे 1 सेकेंड, ये आपका 1 वाट के बराबर होता है। कोई व्यक्ति दोस्तों अगर किसी कार्य को 1 सेकेंड तक करता है तो वो 1 वाट के बराबर है। 1 जूल कार्य को कोई व्यक्ति अगर 1 सेकेंड तक करता है तो वो 1 वाट के बराबर होगा। ठीक है। तो कार्य का मात्रक आपका जूल और समय का मात्रक आपका सेकेंड। यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब तार की मोटाई में वृद्धि करेंगे, मतलब उसका एरिया को अगर आप लोग बढ़ाएंगे, तो ध्यान देना इसका एक फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। एरिया अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान हमेशा कम हो जाता है, और लंबाई को अगर आप लोग बढ़ाएंगे, ध्यान देना 1 मिनट, लंबाई को अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो एरिया भी आपका बढ़ेगा। तो अभी आप एरिया बढ़ा रहे हैं, मोटाई बढ़ा रहे हैं, तो आपका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। राइट आंसर इसका कम हो जाएगा। जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालकों के संवाहकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों चालक की बात करें और तापमान, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो चालक का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। ये आपके चालक की बात होगी दोस्तों, ये आपके चालक की बात हो गई। ठीक है। चालक की बात हो गई। अब मैं अगर कुचालक की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुचालक की मैं बात कर रहा हूं। तो कुचालक में क्या होता है, कुचालक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कम होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस कम होता है। अर्धचालक में भी यही प्रोसीजर होती है दोस्तों, अर्धचालक में भी आपका यही प्रोसीजर होगी। तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा। ठीक है। ये प्रोसीजर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उच्चतम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को पहचाने पूछा है। तो जिसका प्रतिरोध उच्चतम है, यहाँ पे ऑप्शन में से हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों तांबे का कम होता है, चांदी का भी बहुत कम प्रतिरोध होता है, एल्यूमिनियम का भी कम होता है, टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक नहीं है पूछा है दोस्तों। तो चांदी भी है, सोना भी है, प्लेटिनम भी है, हीरा नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं है दोस्तों। हीरा, बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, पर हीरा जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, याद रखना, एक कुचालक पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को 1 एम्पियर में खालिस्तान के प्रवाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1 सेकंड में खालिस्तान के प्रवाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है पूछा है दोस्तों। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे ये पूछा है। तो 6.28 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाहित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम का समीकरण को पहचानना है। तो ओम के नियम का समीकरण दोस्तों, इसको याद रखने का एक शानदार तरीका होता है हमारा, एक त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ऊपर आपका वी बना दीजिए, यहाँ से आप खंड कर दीजिए आई और यहाँ आर। ठीक है, तो वी अगर आपको पूछा तो आई आर, और आई अगर आपसे पूछा जाए तो v अपान आर, और अगर आपसे आर पूछा जाए दोस्तों तो v अपान आई। ये आप यहाँ से सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। हमारा पूछा था दोस्तों, अब यहाँ से जो समीकरण हमारा सही रहेगा तो हम उसको लगा लेंगे। तो v अपान आर यहाँ पे सही समीकरण है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। अगला है, रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है? रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, रिले जो है हमारे उसमें चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, विद्युत धारा के रिले में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है, उष्मा। तो उष्मा में आपका उष्मीय प्रभाव हीटिंग एलिमेंट का विद्युत धारा की हीटिंग एलिमेंट का प्रभाव होगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं। 30 ओम के प्रतिरोधक में वोल्टेज की मान क्या होगी पूछा है। वोल्टेज की मान क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, ये 30 ओम में वोल्टेज क्या होगी, सारे जो है आपके श्रेणी क्रम में है, 120 वोल्ट आपका मिला हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ धारा ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें सॉरी, हाँ, धारा निकाल लेंगे। अब क्या पूछा है, वोल्टेज निकालना है। सभी में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसको निकालने का शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से अगर आपको दिया जाए वोल्टेज निकालने के लिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको श्रेणी क्रम में दिखा जाए तो सारे प्रतिरोध को आप लोग जोड़ लेंगे। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने का शानदार तरीका आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, आपको सभी को पता है। तो आर वन का मान आपका 10 है, आर टू का 20 है, और आर थ्री का 30 है। एक आपका कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये आपका 60 ओम हो गया। रेजिस्टेंस, वोल्टेज आपका दिया हुआ है, ये आपका आर हो गया दोस्तों 60 ओम, वोल्टेज आपका दिया हुआ है 120। आप धारा निकाल लें, सबसे पहले धारा इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपन आर। तो वी का मान 120 और आर का मान 60, तो धारा निकल जाएगी आपकी दोस्तों, आई आपका निकल जाएगा 2 एम्पियर। आई आपका निकल जाएगा 2 एम्पियर। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, वी निकालना था, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर। तो दोस्तों 10 ओम में कितनी कितनी वोल्टेज फ्लो होगी, तो आई आपका 2 एम्पियर। धारा याद रखना, श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी परिपथों में समान रहेगा श्रेणी क्रम में। तो 2 गुणित क्या करेंगे, 10 कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा आर वन की वोल्टेज निकल जाएगी। आर टू की वोल्टेज निकालना है, आर टू की, तो वही आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो इसमें भी आई इंटू आर से निकालेंगे तो 20, 2 एम्पियर गुणित 20, ये आपका निकल जाएगा तीन। इससे आपके सारे फार्मूले से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगी 40 वोल्ट, इसमें आ गई आपकी 20 वोल्ट। ठीक है, एक बार मैं डबल से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपका आई का मान दिया हुआ, आई का मान निकला था दोस्तों 2 एम्पियर। अब हमको आर वन में वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना रहता तो आर वन के लिए हम क्या करते, आई आर वन, है ना, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो आर वन में। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ही होता है आई आर, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। आई का मान आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है, आर का मान आपका दिया हुआ है 10, तो आपकी इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगी 20 वोल्ट। ये आपका निकल गया 20 वोल्ट आर वन में। अब आर टू में कितना वोल्टेज निकलेगा दोस्तों, आर टू में, तो दोस्तों आई आर टू कर देंगे, आपका निकल जाएगा 2 गुणित 20। आर आर टू का मान 20 दिया हुआ है, तो इसमें 40 वोल्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर थ्री का आपको निकालना है, तो आर थ्री के लिए भी आई आर थ्री। ठीक है, इस टाइप से कर लें। तो 2 इंटू धारा सभी में समान रहेगी दोस्तों, सीरीज क्रम है, धारा सभी में समान रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो अब धारा इसमें 2 एम्पियर और 30 ओम का प्रतिरोध दिया है, तो आपका 60 आ गया, 60 वोल्ट आ गया। ठीक है, 60 वोल्ट।
कोई दिक्कत है कि अभी 60 और 40 100 और 120 मतलब आपका कंप्लीट 120 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा R3 का पूछा था, हमारा 60 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि दोस्तों? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए एक 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी पूछा है। ठीक है, 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली धारा पूछा जाए तो दोस्तों इसका भी एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। आपका पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, और विद्युत धारा निकालना है दोस्तों, अगर आपको विद्युत धारा निकालना है तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर एक अलग फार्मूला है, मैं पूरे फार्मूले आपको पहले बता दे रहा हूं। और एक पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। ठीक है, ये आपके सारे फार्मूले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके फार्मूले हैं, तो अब आपको ये देखना है कि फार्मूला कौन सा हम लगा सकते हैं। जहां पे आपका पावर दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है, तो पावर और वोल्टेज दी हुई है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप लोग करंट निकाल लेंगे। तो आपका फार्मूला कौन सा लग जाएगा दोस्तों? फार्मूला लग जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, ये वाला आपका पावर का फार्मूला लग जाएगा। पावर आपकी 1000 है, 1000 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पावर आपकी एक डबल से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आपका वी स्क्वेयर अपान आर, वी स्क्वेयर अपान आर। तो वोल्टेज आपका 250 है, तो वर्ग दिया है तो 250 इंटू 250 कर लेंगे। आर आपका दिया हुआ है, पावर आपकी 1000 दी हुई है। ठीक है, आप आर निकाल लेंगे, जीरो से जीरो काट दें और आप आर निकालेंगे दोस्तों, तो आर आपका निकल जाएगा 52 दशमलव कुछ निकलेगा, गुणा कर लेना। ठीक है, 25 लगभग। ठीक है, ये आपकी आर का मान निकल गया दोस्तों। तो आर का मान आपका आ गया दोस्तों, आर का मान आपका 52.9 आ रहा है। ठीक है, 52.9 आपका आर का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वी भी आपका दिया हुआ है, वी आपको 230 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये ओम में आ जाएगा। अब आपको सिर्फ आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वी अपान आर कर देंगे दोस्त। तो वी अपान आर करेंगे तो वी का मान 230, आर का मान आपका 52.9, 52.9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.34। आप काट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 4.34 ये आपका फार्मूला से निकल गया। अब ये दिया हुआ है आलेख में दिखाई गई विद्युत धारा जो है, इसमें आई एक्स का मान क्या होगा पूछा है। दोस्तों ये जैसे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको पता है किरचॉफ का करंट लॉ है। तो किरचॉफ के करंट लॉ के नियम के अनुसार क्या होता है? आने वाली किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, याद रखना। किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराएं और जाने वाली, ये आपका जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो मान है वो बराबर होता है। दोस्तों आने वाली धाराएं सबसे पहले हम देख लेते हैं, आने वाली धाराएं कौन कौन सी है। तो आने वाली जो धाराएं दोस्तों, आप लोग जंक्शन पर आने वाली धारा, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये तीन धाराएं दी हुई है। तो इनको आप जोड़ दीजिए, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस एक और कितना, 1 एम्पियर। ये आने वाली धारा होगी। तो आने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। अब जाने वाली धाराएं देख लेते हैं, जाने जंक्शन से जाने वाली धाराएं, जंक्शन से जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है? ये एक है और इसका मान आपको निकालना है। तो दोस्तों 2 एम्पियर आपका दिया हुआ है और एक धारा का मान आपको निकालना है, आई एक्स का निकालना है। तो 2 एम्पियर, तो आने, मैंने क्या बोला? आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। इसमें अब आप 4 एम्पियर की धारा जोड़ दोगे तो जाने वाली धारा आपकी 6 एम्पियर हो जाएगी। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान बराबर हो जाएगा, तो 4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येकी 120 ओम के 10 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ने पर उनका समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, जब श्रेणी क्रम में बात की जाए तो आप डायरेक्ट आप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 120 ओम के 10 प्रतिरोध हैं, तो 120 में 10 का गुणा कर दो तो आपका कितना निकल जाएगा? 1200। 1200 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1200 ओम को हम क्या बोल सकते हैं? 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर 1.2 किलो ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईसी के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? दोस्तों ये ओवरहेड लाइन का प्रतीक है, याद रखना ओवरहेड लाइन का प्रतीक है, इस टाइप से बनाया जाता है ओवरहेड लाइन का प्रतीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टार्टर के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होगा? दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, कोई यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। अगला हमारा, कौन से वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत संहिता तैयार की गई? दोस्तों कौन से वर्ष में जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड जो है हमारा वो तैयार किया? एनई के जो नियम है दोस्तों, याद रखिएगा, एनई के जो नियम है, एनई के जो नियम है कब तैयार किए गए थे? तो 1985 में तैयार हुआ था ये एनई के सारे नियम। आप लोगों को अरिहंत की बुक में आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनईसी के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों, बिजली के प्रशुल्क जो है, बिजली के जो शुल्क हैं, बिजली के जो पावर टर्म्स हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, इसका याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन सी चीजें आ जाएगी एनईसी के अनुसार? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के नियम के अनुसार कब लागू हुआ था? तो 1985 में हुआ था। 1985 में एनईसी कोड लागू हुआ था, याद रखना 1985। 1985 में एनईसी कोड लागू हुआ था। इसमें जो है बिजली के उपकरण के मानक निर्धारण होते हैं, इंस्टॉलेशन के नियम थे, विद्युत सुरक्षा के नियम थे, बिजली के प्रशुल्क के बारे में से कोई जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तापन वस्तु के रूप में, मतलब एक हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, नाइक्रोम का हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। अगला है, कोटिंग के उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हम उसे विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं। कोटिंग जब भी पूछा जाए तो विद्युत लेपन के माध्यम से आप कोटिंग करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, पूछा है। दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार किस पर निर्भर नहीं करता, पूछा है। दोस्तों, जेड पे निर्भर करेगा, आई पे निर्भर करेगा, टी पे निर्भर करेगा। ठीक है, टी यहाँ पे समय है, याद रखना, टी यहाँ पे समय है, तो तापमान पे निर्भर नहीं करता। विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपका एम, विद्युत धारा आई, ठीक है, और टी जो है समय है, तो तापमान पे निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल तापावरोधन इंसुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति एफ हर्ट्ज वाली एक ऐसी तरंग की समय अवधि के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों, दो सूत्र इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको एफ इजिकल टू अगर आपको पूछा जाए तो 1/t, और अगर टी इजिकल टू पूछा जाए तो 1/f, ये आपका फार्मूला है, तो 1/f इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चक्र में रेडियंस की संख्या होती है दोस्तों, 2 पाई इसमें रेडियंस की संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, एक साइन तरंग का वर्ग माध्य मूल आरएमएस खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों, समान मान की डीसी वोल्टेज के बराबर होता है। एक साइन तरंग का जो आरएमएस मान है वो समान मान की डीसी वोल्टेज के बराबर होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परिपथ में प्रेरित्र और संधारित्र द्वारा विकसित एसी पावर के एक उपकरण को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? तो हम रिएक्टिव पावर कहते हैं दोस्तों, याद रखना, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर। अगला क्वेश्चन हमारा, रिएक्टिव पावर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो केवीएआर, मैं इसको बता देता हूँ कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक मिनट। रिएक्टिव पावर को केवीएआर के नाम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये इसका प्रदर्शित चिन्ह है। जैसे किलोवाट पूछा तो आपकी एवरेज, और केवीए पूछा तो आपकी औसत शक्ति, पूछा तो किलोवाट, औसत शक्ति पूछा तो किलोवाट, और केवीए आपकी जो है वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति, किलो केवीए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आरएमएस वोल्टेज में एसी तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू, याद रखना, आरएमएस बटे औसत, आरएमएस बटे औसत मान, जब भी आपको दे औसत मान, आरएमएस बटे औसत मान, तो वो आपका फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। आरएमएस वैल्यू कितनी होती पूछो तो आपको 0.0707, और औसत वैल्यू कितनी होती पूछा जाए तो 0.60, सॉरी 637, 637, 0.637 का आप लोग 0.707 में भाग देंगे तो आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है दोस्तों 1.11। ठीक है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.11, याद रखना, 1.11 फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ गई। शक्ति गुणा का अधिकतम और परिपूर्ण मान कितना हो सकता है? दोस्तों, 1 के करीब हो सकता है, आपको भी पता है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक 3 फेज आपूर्ति के फेज के बीच फेज अंतर पूछा जाता है, तो 120 डिग्री का फेज अंतर होता है दोस्तों, सभी को पता है। भूसंपर्कन के लिए आवश्यक है उपयोगकर्ताओं और मशीनों की सुरक्षा। भूसंपर्क का मतलब हमारी अर्थिंग जो है उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए होती है, याद रखना, अर्थिंग जो है हमारी उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा दोनों के लिए होती है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? दोस्तों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो आपके अर्धचालक हैं, और इंडियम, तांबा और आर्सेनिक, इंडियम और आर्सेनिक आपकी अशुद्धियां हैं, तांबा आपका चालक है। पी प्रकार के अर्धचालक के मुख्य वाहक क्या होते हैं? दोस्तों, पी प्रकार के अर्धचालक के मुख्य वाहक क्या होते हैं पूछा है, मुख्य वाहक पूछा है। तो दोस्तों, इसमें होल रहेंगे पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन अगर आपका एन टाइप अगर से पूछा जाए, मुख्य वाहक में एन टाइप
अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और पी टाइप में आपके होल होंगे जिसको छिद्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शानदार है पेपर, बहुत शानदार आया था इस बार, इतना शानदार पेपर आ जाए उम्मीद मत करना दोस्त, उम्मीद मत करना। इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का रहेगा, याद रखिएगा। एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है दोस्तों, तो जब एक पीएन जंक्शन डायोड जो है एक बंद स्विच के रूप में जब कार्य करेगा, जब वो फॉरवर्ड बायस अवस्था में रहेगा तो बंद स्विच की भांति कार्य करेगा, और अगर रिवर्स बायस अवस्था में है तो वो ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। इनपुट संकेतों के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चक्र में, दोनों के अर्ध चक्र में आपका कंप्लीट होगा। एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनलों की ध्रुवीयता क्या होनी चाहिए, तो उत्सर्जक जो है आपके, उत्सर्जक जो है इमीटर जो है वो पॉजिटिव, और आपका जो कलेक्टर है संग्राहक वो आपके निगेटिव होने चाहिए, याद रखिएगा। एक एससीआर में जंक्शनों की संख्या होती है 3 होती है, और लेयर 4 होती है दोस्तों। एससीआर में जंक्शन की संख्या अगर आपको पूछा जाए, जंक्शन की संख्या 3, लेयर अगर आपसे पूछा जाए तो 4 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट में बिट्स की संख्या कितनी होती है, तो एक बाइट में दोस्तों 8 बिट्स होते हैं, सभी को पता है, कोई दिक्कत है क्या। बाइनरी संख्या एक 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 का दशमलव समकक्ष क्या होगा, तो दोस्तों बाइनरी को दशमलव में आपको बदलना है, दशमलव में बदलना है, बाइनरी को डेसिमल में, मतलब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाता है, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगर इसको ध्यान देना, अगर आपका ये बाइनरी संख्या दी हुई है, ठीक है, ये बाइनरी संख्या आपकी दी हुई है, तो बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं, तो दोस्तों एक 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 आपका दिया है, तो हमको दोस्तों हमेशा याद रखना 21 से अंकों को लेना है, 21 से अंकों को लेना है, हमेशा याद रखिएगा। तो एक 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 अगर आपका दिया हुआ है तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, एक के साथ आपको क्या करना है, एक के साथ आपको क्या करना है, 2 की घात शून्य से आपको गुणा करना स्टार्ट करना है, इनको सभी को जोड़ते जाना है। चार संख्या एक गुणित एक गुणित, फिर 2 के ऊपर एक, फिर धन एक गुणित 2 की घात 2, धन एक गुणित 2 की घात 3। ये सारी संख्याओं को आप जोड़ दें, इसका मान कितना आ जाएगा, जिसकी घात 0 है तो उसका मान आपका कितना आएगा दोस्त, आपको भी पता है, ये आपका शून्य हो जाएगा, तो यहाँ एक आ गया, एक आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट। तो सभी को जोड़ लेंगे, ये एक हो गया, इसका आंसर एक आपका एक आ गया, इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 2, और इसका देखिए 2 2 का वर्ग 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, और इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 8, ठीक है। तो 8 4 12 13 14 और 1 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बाइनरी को दशमलव में डेसिमल में चेंज करने के लिए बोला जाए तो इस टाइप से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पास करके 2 बार देख लेना, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो हेक्साडेसिमल में दोस्तों 16 होती है अंकों की संख्या, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में एंड गेट के प्रतीक को पहचाने, तो एंड गेट का ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, याद रखना एंड गेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गेटों में से किन्हें यूनिवर्सल गेट के रूप में दर्शाया जाता है, यूनिवर्सल गेट के रूप में दोस्तों नंद गेट और नॉर गेट को दर्शाया जाता है, NAND गेट और नॉर गेट, ठीक है। जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो संधारित्र के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो जो है याद रखना, जैसी प्लेटों का एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो उसमें वृद्धि होगी कैपेसिटेंस में। अनुनाद पर कैपेसिटी और इंडक्टिव प्रतिघात के बीच क्या संबंध रहता है, तो एक्सेल का मान एक्सिस के मान से जब बराबर होता है तो अनुनाद की स्थिति होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनोन्य प्रेरकत्व, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। जब द्विघातिक घुमाव की संख्या में प्राथमिक की तुलना में कम होती है तो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन होगा, जब घुमाव की संख्या सेकेंडरी में कम होगी तो स्टेप डाउन, सेकेंडरी में घुमाव की संख्या ज्यादा होगी तो स्टेप अप, याद रखना। डीसी जनरेटर का संचालन निम्नलिखित में से कौन से नियम पर आधारित है, दोस्तों फैराडे के नियम पर हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है। एक डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो दोस्तों कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है आपको भी पता है, कम्यूटेटर दोस्तों एसी को, एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं, दोस्तों ब्रश हमेशा कार्बन के ही यूज करते हैं, डीसी जनरेटर सबसे ज्यादा उपयोग कार्बन ब्रश का किया जाता है। तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ए बराबर जो है ए बराबर 2 होती है, ए बराबर 2 समांतर पथों की संख्या, ठीक है।
वेव वाइंडिंग में। और अगर आपको लैप वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो ए बराबर पी, जो पोलो की संख्या होगी वही आपकी समांतर पथों की संख्या होगी लैप वाइंडिंग में। घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की प्रवृत्ति के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों बलाघूर्ण होता है मशीनों में, याद रखना। एक डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है, पूछा है, दोस्तों बलाघूर्ण हो जाएगा। और ये आपका यदि वोल्टेज की आपूर्ति ई पश्च बैक ईएमएफ ईबी आर्मेचर विद्युत धारा आईए आर्मेचर प्रतिरोध आरए है तो एक डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? दोस्तों याद रखना, इसमें जो है ये जो ईएमएफ होती है वो बैक ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का योगफल होती है। बैक ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है आईआर का योगफल होती है, ठीक है। यदि मोटर की गति बढ़ जाती है यदि मोटर की गति बढ़ जाती है तो पश्च ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर की गति बढ़ेगी दोस्तों तो बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा, याद रखना। स्टार्टअप पर एक मोटर के बैक ईएमएफ का मान क्या होता है स्टार्टिंग में? तो बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में दोस्तों शून्य होती है, याद रखना। स्टार्टिंग के टाइम बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के टाइम डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान जो होता है शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में एक स्टार्टर का कार्य क्या होता है? दोस्तों स्टार्टर, डीसी मोटरों में जो स्टार्टर होता है वो धारा को कम करता है, रेजिस्टेंस के मान को हम बढ़ा करके धारा को हम इसमें कम करते हैं, याद रखना। मान उपकरणों में वास्तविक मान के निकटतम मान को कहा जाता है, तो दोस्तों एक्यूरेसी कहा जाएगा। माप उपकरणों में वास्तविक मान के निकटतम मान को जो है एक्यूरेसी या परिशुद्धता कहा जाता है, ठीक है। एक गतिशील कॉइल मीटर में खालिस्तान को माप सकता है। गतिशील कॉइल, मूविंग कॉइल पूछा है दोस्तों, तो मूविंग कॉइल जो है आपकी केवल डीसी मापती है। मूविंग आयरन पूछा तो एसी और डीसी दोनों मापती है, याद रखना। एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्लिप कहते हैं। इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति और रोटर की गति के बीच के जो अंतर है उसको हम स्लिप के नाम से जानते हैं। नीचे दिए गए प्रतीक निर्दिष्ट करता है, तो दोस्तों ये लैंप का प्रतीक है, सभी को पता है। बहुत शानदार पेपर आया था दोस्तों, याद रखना। एक बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? दोस्तों बाइनरी में दो अंक होते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या 7 के समकक्ष बाइनरी संख्या क्या होगी? तो बाइनरी को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो 7 का आप निकाल लेंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आने ली, तो 111 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि एक इनपुट वाले लॉजिक गेट का आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और आउटपुट 2 उच्च होते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से गेट को पहचाने, तो एंड गेट होता है वो। ये सिंबल किसका है पूछा है? तो दोस्तों और गेट का सिंबल है, याद रखना, और गेट का सिंबल है वो। माप उपकरणों में शंट का उद्देश्य क्या है? दोस्तों शंट, माप उपकरण में शंट प्रतिरोध हम क्यों जोड़ते हैं? जिससे एम्पियर मीटर की जो है रेंज को हम बढ़ा सकें, याद रखना। एक मेगर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? दोस्तों मेगर का उपयोग बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। एक डीसी जनरेटर कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना डीसी जनरेटर कार्य। डीसी मोटर पूछा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है। दोस्तों प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पे वो निर्भर करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक डीसी जनरेटर कौन सा हिस्सा एक रेक्टिफायर के रूप में काम करता है? दोस्तों कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर का भी काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो दोस्तों रेक्टिफायर के रूप में आपका कम्यूटेटर कार्य करता है। एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। दोस्तों चुंबकीय फील्ड जो उत्पन्न करेगी उसे फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है? किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती पूछा जाए तो श्रेणी कुंडलित मोटर होती है, ठीक है। रेक्टिफायर में फिल्टर का क्या उद्देश्य है? दोस्तों रिपल को हटाना। फिल्टर क्यों करते हैं? उसमें जो रिपल्स आते हैं उसको हटाया जाता है, लहरों को हटाने के लिए आपका उपयोग करते हैं। किस प्रकार की डीसी मोटर जो है नो लोड पर प्रारंभ नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों श्रेणी मोटर कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 3 फेज की इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों यह स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है, इसका मुख्य लाभ यही होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कि वह सेल्फ स्टार्ट होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तो एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों गति तेज हो जाएगी। जैसे ही आवृत्ति में वृद्धि होगी तो गति का मान तेज हो जाएगा। कैसे गति का मान तेज हो जाएगा? इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, ns इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ठीक है, एफ अपॉन पी पोलो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, पोलो की संख्या को बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप विद्युत स्टेशन में मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने के लिए कौन सी ईंधन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कोयला, ठीक है, ताप इसमें। और अगला है, एक एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी एचआरसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका था, आपका नॉन टेक पूरा अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। 75 नंबर का आपका टेक्निकल था, ठीक है दोस्तों। नॉन टेक में किस टाइप से
क्या क्या पूछा था ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जीके जीएस था कुछ, ये आप लोग देख सकते हैं, जीके जीएस था। ठीक है, ये आपका जीके जीएस ही चल रहा है। कितने नंबर का था दोस्तों? 10 नंबर का जीके जीएस पूछा था इसमें। उसके आगे क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 10 नंबर, 11 नंबर, बहुत सारे इसमें जीके ही के सारे सवाल जीके जीएस के ही आए थे दोस्तों। ठीक है, सारे सवाल जीके जीएस के आप लोग देख सकते हैं, सारे सवाल जीके जीएस के थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही आपको बताना है। पूरे 25 नंबर का इसमें जीके जीएस ही पूछा था। ठीक है, करंट अफेयर्स और ओल्ड जीके जीएस, आपका स्टैटिक जीके जीएस। दोस्तों क्लास कैसी रही? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ठो काम करना है आपको, सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही, कमेंट में बताइएगा।